So, very good afternoon, all the participants. Let us discuss some of the questions. So, in the first session, we had discussed some questions. Now, we will continue with those questions. I hope my screen is visible. So, next question is, within what time LLP firm has to inform the ROC about change of address? ठीक है. So, for this, we have to refer to the LLP Act. है ना. और एलएलपी एक्ट में भी आपको शायद सेक्शन 25 पर जाना होगा. तो एक बार एलएलपी एक्ट देख लेते हैं. एलएलपी एक्ट खोलते हैं जरा. एलएलपी एक्ट में सेक्शन 25 पर चलते हैं. मैं तो अपनी वेबसाइट पे चला जाता हूँ नॉर्मली. तो अपनी वेबसाइट से देख लेता हूँ मैं. ये आ गया. इसमें नॉलेज बैंक में जाएंगे आप. नॉलेज बैंक में एक्ट्स में चले जाएंगे. एक्ट्स में कॉर्पोरेट लॉज में चले जाएंगे. कॉर्पोरेट लॉज में एलएलपी एक्ट में चले गए. है ना. अब एलएलपी एक्ट में आपका पास ये जो है शायद चैप्टर 4 में आ जाना चाहिए. चैप्टर 4 में 25 सेक्शन. ठीक है जी. तो क्या कहता है. वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ ए पार्टनर, फाइल ए नोटिस विद द रजिस्ट्रार. एवरी पार्टनर शेल इन्फॉर्म द एलएलपी ऑफ एनी चेंज. ठीक है. पार्टनर का कुछ नाम चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हुआ, पार्टनर एलएलपी को बताएगा विद इन 15 डेज. और एलएलपी बताएगी किसको, रजिस्ट्रार को. कब. व्हेन ए पर्सन बिकम्स और सीजेस टू बी ए पार्टनर. वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ ए पार्टनर. ठीक है. अब इसमें भी वो आंसर नहीं आया कि अगर एलएलपी का एड्रेस चेंज हुआ तो क्या होगा. हाँ जी नरेंद्र जी. ये क्वेश्चन हमने रामायण पढ़ ली पूरी. हाँ. इसमें वो ये कह रहा है. पहले में तो कह हाँ. रहा है भाई पार्टनर का नाम चेंज हुआ, पार्टनर ने अपना सही. राम नाम राम लाल से श्यामला रख लिया. तो परफेक्ट बताएगा परफेक्ट सर. एलएलपी को विद इन 15 डेज. हम्म. एडमिशन सिसेशन ऑफ पार्टनर वो भी बताएगा रजिस्ट्रार को विद इन हम्म. 30 डेज. एलएलपी बताएगी. हम्म. अगर नेम एंड एड्रेस हो गया चेंज पार्टनर का तो हम्म. आरओसी को बताएंगे. लेकिन इसमें हम्म. ये तो कहीं नहीं लिखा कि अगर एलएलपी का एड्रेस चेंज हो गया तो कहाँ बताना है. सेम सर सेम. एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन. कहाँ लिखा है देन. कॉन्स्टिट्यूशन. लिखा है कहीं. यस सर. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू रिफर बैर एक्ट LLP 2008. हाँ हाँ, तो वो एलएलपी देख लेते हैं ना एक बारी. यस सर. वी आर मिलेगा जरूर. फोकसिंग ऑन फोर एक्ट. ये मेरे हिसाब से शायद चैप्टर 3 में मिल सकता है. रजिस्टर्ड ऑफिस सेक्शन 13 में गवर्न होगा ये. सेक्शन 13 1 से 13 हाँ एवरी. 13. ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको. यस सर. या. तो ये देखना जरा. यस सर. 5000 पेनल्टी का बी क्लोज. ये जैसे ये एड्रेस लिखता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3. A limited liability partnership may change the place of its registered office and file the notice of such change with the registrar in such इसमें. form and manner and subject to such conditions as may be prescribed. And any such change shall take effect only upon such filing. यस. ठीक है. एंड इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन, तो इसके लिए आपको एलएलपी रूल्स पर जाना पड़ेगा. हम्म. ठीक है. तो आपको हम्म. ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 अलॉन्ग विद रूल्स. और लाइबिलिटी कितनी है, 500 रुपीज फॉर ईच डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 50,000. अब आप एलएलपी रूल्स पर चलिए. यहाँ पे हम एक्ट रूल्स, रूल्स पर गए. रूल्स में आप कॉर्पोरेट लॉज रूल्स, एलएलपी रूल्स. ठीक है जी. हम्म. ये एलएलपी रूल्स आ गए आपके. इनकॉर्पोरेशन पार्टनर्स फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स. ये ऊपर में ही आ जाएगा.
This meeting is being recorded. Incorporation of LLP. तो रूल नंबर कौन सा है इसका? रूल नंबर ढूंढना पड़ेगा। रूल नंबर विल सर बी रूल नंबर 17 बता रहा है। रूल नंबर 17 बता रहा है, ठीक है। रूल नंबर 17 देख लेते हैं। 17 रूल क्या कहता है? द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में चेंज रूल इट्स एड्रेस नंबर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर एज लेड डाउन द एलएलपी एग्रीमेंट। ये कह रहा है एलएलपी एग्रीमेंट में होगा। और अगर एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं है तो फिर क्या होगा? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स शैल बी रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी टू अनदर प्लेस। ठीक है जी। और अगर स्टेट चेंज होती है तो देखो, हम ना जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। अब आज एक क्वेश्चन पूछा, कल को दूसरा पूछ सकता है ना? तो अगर वन स्टेट टू अनदर है, देन द एलएलपी हैविंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स शैल आल्सो ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ सच सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है ना? फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13, नोटिस ऑफ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी गिवन टू द रजिस्ट्रार इन फॉर्म 15। तो फॉर्म नंबर भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्म नंबर 15 है। तो हमारे को क्या करना है? सेक्शन 3, सेक्शन 13, सब सेक्शन 3 रेड विद रूल 17, ये इसका आंसर हो जाएगा। Within 30 days of complying with the requirements. In case of change of registered office within the same state and within 30 days of complying with rule 4. In case of अच्छा, और अगर एक स्टेट से दूसरी Yes, स्टेट sir. में तो क्या है? फिर आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की भी कॉन्सेप्ट लेनी है। एक नोटिस भी देना है आपको, not less than 21 days before filing any notice with registrar in a daily newspaper published in English। ठीक है जी। तो ये रूल 17, ये रूल 17 में मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। ये एलएलपी रूल, ठीक है जी। ये तो हम वहां दोबारा अपने पर चले। यहाँ थे हम लोग, है ना? तो ये है, इसमें मतलब डिफरेंट प्रोसीजर है ना? पब्लिक अनाउंसमेंट भी करना है। तो ये आपका सेक्शन 13 सब सेक्शन 3, ये डिपेंड करेगा। अगर वन स्टेट टू अनदर है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें फिर वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कंसेंट भी चाहिए। रेड विद रूल 17, ठीक है जी, ऑफ एलएलपी रूल्स। ठीक है जी। व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू फाइंड इन फाइनेंशियल फ्रॉड? फाइनेंशियल फ्रॉड में क्या चीज मुश्किल होती है? Sales not recorded, sir. ढूंढना। Sales रिलेटेड not पार्टी, recorded. सेल्स नॉट रिकॉर्डेड। Sales not recorded. Sales recorded. रिलेटेड पार्टी कहां से मिलेंगी आपको? अगर आपके पास बुक्स हैं, आप रिलेटेड पार्टी कैसे फाइंड आउट करोगे? 3CD, हम्म। एक तो ऑडिट रिपोर्ट, फिर सेक्शन 80 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, देन हाँ, अलग से आप एएस सेपरेटली 18 में रिलेटेड कौन पार्टी पे भी डिस्क्लोजर होगा, दिया होगा, सर। कंपनी है तो, है ना? हाँ। और फिर क्योंकि हाँ, उसमें तो लिखा नहीं होता। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी होगा। हाँ, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी होगा, ठीक है, चलिए। हम्म तो ये हम्म सेल्स हम्म नॉट हम्म रिकॉर्डेड, अगर ये दो दो ही ऑप्शन है तो ये आ जाएगा। हम्म मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी
if amount of default is uncertain under individual insolvency. अगर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट इज अनसर्टेन तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या लगेगा? सबसे पहले तो हमें सेक्शन देखना है इसका, ठीक है, कि हमारा इसका सेक्शन क्या है। फिर मैंने आपको एक पेनल्टी का चार्ट भी दे रखा है, चार्ट दे रखा है ना इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में। हाँ, सबसे पहले तो yes. सेक्शन बताइए इसका। सर इसका आंसर 1 करोड़ होएगा ना? सेक्शन आपको मिलेगा 184 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब सेक्शन 184 ऑनवर्ड्स देखिए जरा। अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है तो टोटल अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। 5 लाख। सेक्शन 184 Okay, ये sir. डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन कंसीलमेंट बाय बैंकरप्ट है, पनिशमेंट फॉर सर्टेन एक्शंस है। कौन सा सेक्शन? 184 से लेकर के और आपके सेक्शन 187 तक है। तो 184 में भी लिखा है 5 लाख अगर क्वांटिफाइबल नहीं है तो, ठीक है। 185 में भी 5 लाख है, 186 में, भी 5 लाख है, और 187 में भी 5 लाख है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा 5 लाख। ये हमारे सेक्शन 184 टू 187, ठीक है जी। क्योंकि इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी में तो अलग से कोई सेक्शन नहीं है पेनल्टी के, है ना। पेनल्टी वाले जो आपका चैप्टर 7 है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज का, पार्ट 3 में, ठीक है जी। Yes. क्यों आयम जी? Yes. 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 सर यस सर। But sir, हाँ। it sir, in that case is, sir, in that case is penalty in absolute term will be constant, or what about imprisonment? Imprisonment, it is also up to 6 months for any offense in a individual insolvency. नहीं नहीं नहीं, अरे सर ऐसा है, देखो सबसे पहली बात तो पेनल्टी कहाँ लिखी गई है पार्ट 3 में, सेक्शन 184 टू सेक्शन 187, ठीक है। Yes. अब अगर Yes. 184 आप पढ़ो तो 184 में लास्ट लाइन क्या कहता है? 2 के नीचे प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट Provided वेयर सच that अमाउंट इज नॉट such क्वांटिफाइबल amount is not quantifiable. द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन शैल Okay, नॉट sir. एक्सीड 5 लाख रुपीज। 185 में क्या बोलता है? Yes. 1 लाख रुपीज टू 5 Not लाख exceed रुपीज। 5. 186 में Okay. क्या बोलता है? 5 लाख रुपीज। 187 में क्या Okay. बोलता है? 5 लाख रुपीज, Not exceed 5 lakh. Okay. है ना। Okay, sir. Not quantifiable, then it's amount to up to 5 lakhs. Okay, sir. तो हम इसको वो थोड़ा ऐसा लिखा है, where the amount of loss or unlawful gain is not quantifiable, not quantifiable कर दो इसको। ठीक है। चलो, once CIRP is initiated, can insolvency proceedings be initiated against the corporate guarantor? मतलब गारंटर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है इंडिविजुअल गारंटर, ठीक है, पर्सनल या इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फॉर्म, एक होता है कॉर्पोरेट गारंटर, ठीक है। CIRP इनिशिएट हो गई तो क्या कॉर्पोरेट गारंटर के अगेंस्ट में भी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है? दिस इज द क्वेश्चन।
और आपको आंसर इसका कहां मिलेगा? आंसर मिलेगा सेक्शन 60 और सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सेक्शन 60 क्या बोलता है? सेक्शन 60 बोलता है ये, सेक्शन 60 सब सेक्शन 2 पढ़िए जरा एक बार, सेक्शन 60 सब सेक्शन 2, नरेंद्र जी पढ़ो। Not in where a corporate insolvency resolution process or requisition proceedings or a corporate debtor is pending before the NCLAT an application relating to insolvency resolution or liquidation or a personal guarantor has a case may be of such CD corporate shall be filed before NCLAT. तो क्या बोल दिया? कॉर्पोरेट गारंटर या पर्सनल गारंटर, दोनों बोल दिया इसमें। Yes, or a personal guarantor. हमें तो कॉर्पोरेट गारंटर का Bankruptcy- आंसर करना है ना, वो हमसे कॉर्पोरेट गारंटर पूछ रहा है, कॉर्पोरेट गारंटर का आंसर हमें यहाँ मिल गया। नहीं, हाँ सर वही है सर, लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी ऑफ ए कॉर्पोरेट गारंटर और हाँ, अ पर्सनल हाँ। गारंटर। इंसॉल्वेंसी भी आ गया, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन आ गया पहले। ओके, मींस इट विल आल्सो अफेक्ट। सही है सर, सही है। हाँ, मींस यस, इट्स 2 ईयर ठीक है जी, डिस्काउंटिंग रेट चलिए। ऑफ 15। ये हो गया। अब व्हाट इज 2 ईयर डिस्काउंटिंग रेट एट द रेट ऑफ 15%? वो 2 तो ईयर पूरा डिस्काउंटिंग रेट अभी क्या होगा? और 2 ईयर डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंट फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1। हाँ, उसके लिए ना हम एक एक्सेल शीट शेयर करते हैं, एक्सेल शीट से इसको समझ लेते हैं। तो एक्सेल शीट में ये क्लेम्स के ऊपर क्वेश्चन है ना। तो आपका 2 साल का पीरियड है और सभी में सेम है ये, ठीक है, चाहे आप इंसॉल्वेंसी भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, सबकी जगह रूल सेम है। तो हम क्या करते हैं, CIRP से ले लेते हैं इसको। सर 1 मिनट इंटरप्ट करूंगा। हाँ जी। ये सर इस क्वेश्चन में यही आया था, व्हाट इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर, और कुछ आंसर ऑप्शन में था 0.78 ऐसे करके कुछ था, और हाँ वो हाँ, तो हाँ, कोई बात नहीं। यस यस, आप, और सर हाँ, गूगल में वही और दिखाया सर। हम्म और सर आपके जो फाइनेंशियल की पीपीटी है उसमें इसका फॉर्मूला आपने दिया हुआ है डिस्काउंटिंग का। नहीं, यहाँ पर भी दे रखा है, हाँ, बुक्स में भी है। नहीं, बुक्स में नहीं, गूगल। गूगल क्या करना है यार, गूगल से थोड़ी चलोगे आप तो IBC में देखना है, ढूंढना है आपको। गूगल गूगल में ढूंढ भी लोगे तो भी आपको IBC में बताना पड़ेगा। सर मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन है, ये आईबीसी से रिलेटेड नहीं है। वो ठीक है, लेकिन IBC में भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सर कराओ ना सर, कैसे करवाते हो सर? वो कराते हो कि फिर क्या करें सर, हम कल खुद कर ले सर क्या इसका फिर आंसर? अभी निकाल रहे हैं? मतलब इसका आंसर फॉर्मूला के आपको लिए क्लेम्स में मिलेगा। फॉर्मूला दिया हुआ है सर, क्लेम्स डिटर्मिनेशन ऑफ कहाँ पे अमाउंट सर ऑफ क्लेम। क्लेम्स? कौन सा सर, फिर से सर? हेलो, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम है ना, उसमें मिल जाएगा। डिटरमिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। 1 मिनट। ये जो लिक्विडेशन रेगुलेशंस है, रेगुलेशन नंबर 28 एक बार देखें। डेट्स पेबल एट फ्यूचर टाइम, थोड़ा सा उससे आइडिया लेते हैं, उस चीज को भी डिस्कस करते हैं, फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला भी डिस्कस करेंगे। फिर से बोलो सर, फिर से रेगुलेशन नंबर 28, लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस। वो कौन सा बोल सर? रेगुलेशन 28, हेलो, रेगुलेशन नंबर 28।
सुनाई दे रहा है? ओके सर। यस सर। हाँ। तो उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक बारी, ठीक है। अब इसमें ये क्या बोलता है? इसमें ये बोलता है अगर मान लीजिए आपका डेट कोई फ्यूचर में पेएबल है, मान लो 2 साल बाद पेएबल है, ठीक है। आज उसकी वैल्यू क्लेम की है 10,000 रुपए, ठीक है। रेगुलेशन निकाल लिया आपने? यस सर, यस यस यस। तो एक्स अब डिवाइडेड ये बाय क्या 1 कहता है? प्लस आर। ये कहता है एक्स डिवाइडेड बाई 1 + r रेज टू द पावर n, यस सर, परफेक्ट। ठीक है। तो एक्स हमारा है क्या? एक्स हमारा है यस 10,000। आज की डेट में हमने 1। 10,000 रुपए देने हैं, एडमिटेड क्लेम, ठीक है। डिवाइडेड बाई 1 + r, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15%, है ना। और रेज टू द पावर n, तो रेज टू द पावर n के लिए हमें क्या करना है? ये इसमें जाना होता है। 2। हम्म। हाँ। 2 सर, 2। हाँ, तो वो व्हाट इज फॉर्मूला 2 कैसे ईयर लगाना है डिस्काउंट? वो है ना। हाँ, ये मतलब सर 1 डिवाइडेड बाय 1, उसको 1 के हिसाब से करो ना सर। व्हाट इज 2 ईयर डिस्काउंटिंग रेट एट द रेट 15%? तो सर उसमें क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, विल वो बी तो लिख दिया हमने। अब बात ये है कि इसको लिखना कैसे है। जो रेज टू दी पावर, उसके लिए ना कोई कंपोजिट या इस टाइप से कुछ होता है। 1 + 15 अच्छा, ये 6 के ऊपर जो लिखा है ना, ये 2। हम्म हम्म। और ये 2,56,000 is not possible, sir. Point 7561 होगा सर, 7561 of 10,000। ओ 13। अच्छा, हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड करना था इसको। ये हम्म ये वैल्यू निकल निकल ये नजर आ रही है सही मेरे है, राइट सर, स्क्रीन? राइट, परफेक्ट। यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इसका एकदम मतलब अच्छे क्या से कर है? दिया सर। इसका मतलब ये है कि अगर आज की डेट में हम्म हमारे को देखना है, ये डेट्स पेबल एट फ्यूचर टाइम, मतलब ये भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। ये पहले भी किया हुआ था। ये हो, अगर आज की डेट में हमारा क्लेम 10,000 रुपए का है, जो देना था हमें 2 साल बाद, 2 साल बाद 10,000 रुपए देने थे हमारे को। अब हमारी CIRP लिक्विडेशन तो चल रही है। अब हमें क्या देना है? तो अब हमें 7,561 रुपए देने हैं, अगर 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो, ठीक है। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। यस सर। अब हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल ये था कि 2 साल का डिस्काउंटिंग रेट क्या है एट द रेट ऑफ 15%, है ना। तो 2 ईयर डिस्काउंटिंग रेट एट द रेट ऑफ 15%। यस तो क्वेश्चन क्या है अरुण जी? ये सर क्वेश्चन यही था क्वेश्चन कि विल बी। 2 ईयर डिस्काउंटिंग पीरियड कितना, और ये ऑप्शन राइट है सर। 7561 जो आंसर था ना, उन्होंने हाँ 0.7561 आंसर दिया था। हाँ हाँ, तो क्वेश्चन वही हो गया ना, हाँ इनडायरेक्टली वही हो गया ना। हाँ, ये 1 मार्क क्वेश्चन में जो आते हैं ना सर, उसमें आया था ये क्वेश्चन। हाँ, ऐसा है ना, देखो वो सिस्टम भी तो आपको देते ही हैं। हम्म। सिस्टम तो आपको देते ही है वो। हाँ तो सिस्टम में एक्सेल सर चलता है सिस्टम। उसमें। हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं, हम तो कैलकुलेटर लेके ही जाते हैं सर, पूरा कैलकुलेटर। हम सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड सर, तो हम ये लेके जाते हैं और करते हैं सर, हम्म। ये वाला।
सर आपका आंसर ये कैसे आ रहा है 7561? ये देखो ना, ये मैंने ये नजर आ रहा है ना आपको स्क्रीन पर? सिर्फ जो 1.15 रेस टू पावर 2 है, हाँ, उसको अगर रेस टू पावर 2 करते हैं तो 2.3 आता है ना? नहीं, नहीं, 1 रेज प्लस टू रेज, ये ना 6 के ऊपर आपको एक फंक्शन नजर आएगा। अगर आप कीबोर्ड पर देखेंगे तो आपको 6 के ऊपर फंक्शन नजर आएगा एक। सर 1.15 नहीं होगा ना, 0.15 होगा क्या? परसेंटेज। वो जो पर मैडम बोल रही है 1.15, उस तो वो 0.15 सर होना चाहिए। वन है ना, 1 प्लस फॉर्मूला, नहीं, मेरे ख्याल फॉर्मूला ऐसा मैडम को ना ये, आप ये 6 के ऊपर मैडम आप देखो, एक कंपोजिट का फंक्शन होता है, एक एक वो ट्री टाइप बना होता है। ये नजर आ सर रहा है आपको? सर ये अगर नजर आ रहा होगा ना सिंपली ये? सर अगर सिंपली 1.15 जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई टू टू कर दें, टू टू टाइम्स, तो वही आएगा ना? अब ये पता नहीं कैसे हाँ आएगा, देखो हम हाँ, तो फार्मूले से फिर चल भी रहे आएगा। हैं। अगर हाँ, टू यस टाइम्स यस, वही आएगा। जो फार्मूला नहीं, लिखा सही है है, सर। मैं लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन से पढ़ रहा हूँ, रेगुलेशन नंबर 28, डेट पेबल एट फ्यूचर टाइम। इसको इस तरह से भी पूछ सकता है, लिक्विडेशन में भी पूछ सकता है वो, या सीआईआर पे भी पूछ सकता है कि भाई एक डेट है जो 2 साल बाद पेबल था, 10,000 रुपए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था, तो आपको तो आज की डेट की वैल्यू निकालनी है ना। भाई लिक्विडेशन तो आज हो रहा है, तो आज आप उसको कितने पैसे दोगे? इतने पैसे यस दोगे, सर। 7561, मतलब ये है। ठीक है सर, इसको टू टाइम्स करना है ना? जो भी करना है वो मुझे पता नहीं, मैं तो फार्मूले से नेक्स्ट निकाला है, क्वेश्चन, ये नेक्स्ट जो फार्मूला इन्होंने क्वेश्चन। दिया है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। How many amount deposit in DRD? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो 2 ईयर डिस्काउंटिंग, ये आपको यहाँ रेगुलेशन नंबर 28 ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस, और इसमें हमने कहाँ से निकाल, वो भी मैं इसमें बता देता हूँ। कंट्रोल सी, ये यहाँ पर फार्मूला भी डाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। How हाँ, much amount to be deposited with DRT when appeal? हाउ मच अमाउंट इज टू बी डिपॉजिटेड विद डीआरएटी फॉर फाइलिंग एन अपील? डीआरएटी के पास कितना करना होता है नॉर्मली? 50%, ठीक है। 50%? हाँ, और ये है कि वो दे कैन दे कैन अलाउ अप टू 25%, लेकिन नॉर्मली क्या है? 50%। ये डीआरएटी में मिलेगा आपको, डीआरएटी एक्ट में, आरडीबी एक्ट में मिलेगा ये बात, ठीक है। तो एक बार आरडीबी एक्ट में जाते हैं और फिर इस चीज को देखते हैं। तो यस आरडीबी, सर, यस सर, यस सर, हाँ जी, यस यस सर, प्लीज सर, वो नेट का थोड़ा इश्यू है सर, इसीलिए वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोनों कनेक्ट करके बैठे हैं, लैपटॉप और ये मोबाइल दोनों है सर। कोई बात नहीं। ये देखिए हाँ आरडीबी प्लीज एक्ट सर। आ गया। आरटीपी। आरडीबी, एक मिनट में शेयर कर देता हूँ। This meeting is being recorded. ये रिकवरी, ठीक है। तो ये जो आया, इसमें आपको अपील, वो पूछ रहा है कि भाई जब आप अपील करते हो डीआरटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो आपके पास कितनी फीस आपको जमा करानी है। अरे एक जगह ही ऑन करो, 2 जगह ऑन करो तो दिक्कत आएगी। तो कंट्रोल एफ करके अपील देख लें। क्या देखिए? हम्म,
करवा दे लेके आते हो। ये मिल गया ना। सेक्शन नंबर 20, अपील टू द एपिलेट ट्राइब्यूनल। ये 30 डेज के अंदर अपील करनी है आपको, और उसके बाद में अगर सफिशिएंट रीजन है। ये डिपॉजिट सर ऑफ अमाउंट सेक्शन 21। ओके। ठीक है, तो क्या कहता है, वो कहता है 50% करिए, लेकिन इट मे बी रिड्यूस टू 25%। तो सेक्शन 21 ऑफ आरडीबी एक्ट। ठीक है, अगर कॉन्सेंट से हुआ है तो फिर अपील फाइल ही नहीं होगी। ठीक है, नो अपील शैल लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय ट्रिब्यूनल विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अगर दोनों पार्टी ने कंसेंट से कोई फैसला किया है तो फिर आप अपील फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, अपील फाइल कितने दिन में करनी है? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ए कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड इज रिसीव्ड बाय हिम। ठीक है, चलिए, तो हमारा सेक्शन 22 हो गया, है ना। 21 डिपॉजिट अमाउंट, 21। ये तो नॉर्मली आपका 50 आएगा इसमें, सेक्शन 21 ऑफ आरडीबी एक्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। केस लॉज। केस लॉज में क्या है? स्विस रिबन्स 12A, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज घनश्याम मिश्रा ऑन रेजोल्यूशन प्लान, जेट एयरवेज नॉन कोर एसेट्स। सर वो डायरेक्टली ये नहीं देते हैं कि स्विस चैलेंज वगैरह, वो ये 12A कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन से केस लॉ में चैलेंज हुई थी, तो वो हाँ, उसके बाद वो उन्होंने ठीक है, ऑप्शंस दिए। वो तो हाँ ऐसा है ना, उसके लिए मैं आपको केस लॉज वाली पीपीटी दिखाता हूं। मैं आप केस लॉज वाली पीपीटी में हमने आपको सर्च ऑप्शंस दे रखी हैं। ये पूछ भी रहे थे नरेंद्र जी, है नरेंद्र जी? यस सर, यस यस सर, यस। ये जो है, आप पूछ रहे थे ना, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। ये केस लॉज वाली, ये न्यू सिलेबस वाइज केस लॉज। तो ये हमारी केस लॉज वाली पीपीटी है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, पहले इंडेक्स बना रखा है ये। एक मिनट मैं शेयर करता हूं। ये ये ग्रुप में भी डाल रखी है मैंने, हम्म। केस लॉज वाली, है ना। तो इसमें क्या है, देखो ये किस चीज से रिलेट करती है, ये यहां लिखा हुआ है, और कीवर्ड क्या है वो भी लिखे हुए हैं। हालांकि सबसे टिकलिश चीज यही है, क्योंकि देखो 5 नंबर के लिए आपकी जान ले लेता है ये। सही बात है सर, सही बात है। तो ये यहां तक है। इसके 15 पेजेस में हमने इसकी समरी दे रखी है, पहले के 15 पेजेस। भाई मिनिमम 15 भी पढ़ लोगे तो कुछ तो याद हो जाएगा आपको। फिर हम्म। इसके बाद में फिर डिटेल दे रखी है हमने। टोटल ये 223 पेजेस है। अब आप कह रहे थे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी? हाँ, स्विस रॉबिन्स, वो तो ये फेमस आपने कहा क्वेश्चन है था सर। स्विस रॉबिन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज। ठीक है, हाँ। तो अगर हम इस पीपीटी पर जाएंगे, कंट्रोल F करके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दिखते हैं इस पे। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हमें, रिजल्ट कुछ मिलता है नहीं मिलता। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये हमारे को देखो मिल गया, 10 नंबर हम्म में हाईलाइट हो गया हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, यस सर। है ना।
देखो हमने हम्म। कीवर्ड दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो अगर आपसे पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन से में चेक हुई, तो स्विस रिबन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसकी? कोड की। ठीक है, हम्म। चलिए इस तरह से ही करना पड़ेगा इसको। तो सबसे मुश्किल काम यही है। और अगर आपको लगता है कि भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो क्या करो आप इसके 10-15 पेज पढ़ लो शुरू के, बस। ठीक है, अगर यस आ सर। गया इसमें तो आ गया, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं। 5 नंबर ही तो जाएंगे ना आपके। लेकिन अलाइड लॉज को आप छोड़ नहीं सकते। अलाइड लॉज में क्या है, वो तो 19 नंबर है, 11 नंबर 1 मार्क, उसके अलावा फिर 8 मार्क्स की केस स्टडीज। उसके बजाय इसको इस पे रिस्क लेना ज्यादा आसान है। 5 नंबर में देखो 1-2 तो आप आंसर कर ही देते हो, अगर थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा हुआ ढंग से तो। हम्म। 5 के 5 नंबर आंसर करने मुश्किल है इसमें, ये भी मैं बता दूं। हम्म। क्योंकि 72 केस लॉज है, 72 केस लॉज वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है। और एक एक जजमेंट 100-100 150-150 पेजेस की है। यस सर। तो मिनिमम आपको कितना पढ़ना है? पहली 15 स्लाइड। ठीक है, और मैक्सिमम कितना पढ़ना है? 223 स्लाइड्स, ये सारी दे रखी हैं जो। ये भी हो सकता है कि 223 स्लाइड पढ़ने के बावजूद भी आप आंसर ना कर पाओ, हो सकता है ना। लेकिन उम्मीद ये रहती है कि 5 में से कम 3 क्वेश्चन के आप आंसर तो कर पाओगे। तो यहां पर थोड़ा आप चांस ले सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये अब ये देखते हैं यहाँ। सर वो दोनों भी करवा दो ना सर, घनश्याम मिश्रा और जेट एयरवेज, उसका भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग दे दो ना सर। क्या? वो घनश्याम मिश्रा और जेट एयरवेज वाला है, नॉर कोर असेट्स, घनश्याम मिश्रा रिजोल्यूशन प्लान। हाँ हाँ वो उसको किस लोग का थोड़ा ब्रीफिंग दे दो ना सर, 2 मिनट। घनश्याम मिश्रा रिजोल्यूशन प्लान, जेट एयरवेज नॉन कोर असेट्स, हाँ हाँ। उसका ब्रीफिंग थोड़ा दे दो ना सर, थोड़ा थोड़ा। कि चलेगा सर, वो पढ़ ले सर, ऐसा हो तो वांदो नहीं सर, पढ़ लेंगे। हम्म। वो दूसरा है ना, घनश्याम मिश्रा रिजोल्यूशन प्लान, हाँ केस लो नंबर हाँ। 2, हम्म। उसका भी थोड़ा देख लेते हैं सर। भाई एक मिनट, ये जो है, अब यहाँ गए क्योंकि ये आप, पूरा आपने कंट्रोल F कर लेना है, एक बार घनश्याम मिश्रा देख लेते हैं। घनश्याम मिश्रा, घनश्याम मिश्रा। यस सर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पूरा एग्जाम पेपर ही लग रहा है मुझे तो। ये घनश्याम मिश्रा। ठीक है, तो घनश्याम हाँ मिश्रा आपके पास कहाँ गया? ये 18 यहाँ आ गया, यहाँ कंट्रोल ये किया आपने, ये घनश्याम मिश्रा आ गया। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। तो घनश्याम मिश्रा में क्या कह रहा है वो? बेसिकली वो कह रहा है दिस केस क्लैरिफाइड द फाइनलिटी एंड बाइंडिंग नेचर ऑफ एन अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान अंडर द IBC। आपसे ठीक तो है, कराओ, खाओगे तो झंडा बेसिकली ये कह रहा है में। कि भाई जो फाइनलिटी या जो बाइंडिंग नेचर है अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान की, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, इट फोकस्ड particularly on the effect of section 31(1) of the IBC and the 2019 amendment that added an explanation to it. वो क्या कहता है? The dispute arose because some creditors attempted to pursue claims against the corporate debtor even after the resolution plan was approved. अब क्वेश्चन बेसिकली क्या आता है, एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, देखो एक तो COC अप्रूव करती है, COC अप्रूव करने के बाद में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी अप्रूव कर दिया, क्या उसके बाद भी क्लेम्स परस्यू हो सकते हैं? क्वेश्चन यहां पर ये है। ठीक है, तो की इश्यूज क्या है कि चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्लेम हो, कई बार क्या होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सोचती है वी आर अबाउ लॉ, है ना, कि भाई हमारा तो क्लेम रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ये कहता है एक बार रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, तो चाहे गवर्नमेंट का क्लेम हो, किसी का भी हो, तो वो सारे के सारे दे स्टैंड एक्सटिंग्विश्ड। उन्होंने पर्टिकुलरली लिख दिया था ये बात, जब 2019 में अमेंडमेंट आया उसमें ये बात लिख दी थी। सेक्शन 31 एक बार खोल लीजिए। सेक्शन 31। हाँ, 31 में क्या लिखा? उसने लिख दिया इंक्लूडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। 31(1), सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? If the adjudicating authority is satisfied that the resolution plan approved by the COC meets the requirements, it shall by order approve, which shall be binding on the corporate debtor and its employees, members, creditors, including the central government, any state government, or any local authority to whom a debt in respect of the payment of dues arising under any law for the time being
enforce. अथॉरिटीज टू whom statutory dues are owed। ठीक है, तो ये जो अमेंडमेंट आया ये आपका आया 2019 में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या उसके बाद भी वेदर दे कैन परस्यू देयर क्लेम्स, क्योंकि क्या होता है कंपनी तो देखो बंद नहीं होती। कंपनी रेजोल्यूशन प्लान में क्या होता है, कंपनी की ओनरशिप चेंज हो गई, कंपनी तो वैसी की वैसी रह गई ना, हम्म कंपनी तो डिसॉल्व नहीं हुई। अब हम्म अगर मान लो जीएसटी डिपार्टमेंट का ड्यूज है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ड्यूज है, क्या वो दोबारा नोटिस भेज सकता है कि भाई ये मेरा पैसा बाकी है? द आंसर इज नो। जो ड्यूज थे उसके वो वही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज लाइक टैक्सेस एक्सटिंग्विश्ड वंस अ रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड। ठीक है, कैन एनी क्रेडिटर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंटिन्यू टू परस्यू? द आंसर इज नो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो क्रेडिटर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन इनिशिएट और कंटिन्यू प्रोसीडिंग्स फॉर क्लेम्स not part of the approved resolution plan. So all such claims stand extinguished once the plan is approved. ये था घनश्याम मिश्रा में। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। आरपी कैन रिड्यूस पीरियड ऑफ मीटिंग टिल व्हाट टाइम? रिडक्शन ऑफ पीरियड ये कब तक हो सकता है? ये हमारे को रेगुलेशन में मिलेगा। जैसे नॉर्मली कितने दिन का पीरियड चाहिए आपको, नोटिस पीरियड 5 days का, सीआईआरपी रेगुलेशन। सीआईआरपी रेगुलेशंस में आप जाइए, सर रेगुलेशन नंबर 19। रेगुलेशन नंबर, हाँ 18 पे चले जाओ। 18 में क्या कहता है कि भाई क्या क्या मीटिंग होनी है आपकी, है ना। और 19 में कहता है कि आपको कम से कम 5 days का नोटिस देना है, विच में बी रिड्यूस टू 24 आवर्स या 48 आवर्स। 24 आवर्स अगर कोई एआर नहीं है और 48 आवर्स अगर एआर है तो। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर आपको मिलेगा रेगुलेशन नंबर 19, रेगुलेशन 19 ऑफ सीआईआरपी रेगुलेशंस। तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि एआर है या नहीं है। अगर एआर है तो 48 आवर्स, एआर नहीं है तो 24 आवर्स। ठीक है, कमेटी रिड्यूस करेगी इस पीरियड को, आरपी नहीं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया उस पर भी डिपेंड करता है। तो सीओसी कैन रिड्यूस होगा, ये आरपी नहीं रिड्यूस कर सकता। आरपी ने तो नोटिस देना ही देना है, और फर्स्ट मीटिंग का टाइम तो रिड्यूस हो ही नहीं सकता, इसका मतलब, है ना। चलिए, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड अंडर रेरा। ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड क्या है रेरा के अंडर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को क्या पढ़ना है, अपने को रेरा पढ़ना है। नो सर, रेरा मैं पर चलते इंटरप्ट हैं। करना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ जी। सर यहाँ पे रेरा में एक पीरियड होता है कि डेवलपर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड कितना दे सकता है, तो उसमें ऑप्शन थे 5 year, 3 year, 1 year, एक ऐसे वही करके ना, आंसर इज वही 5 year। रेरा एक्ट पर चलते हैं ना हम। उसका आंसर तो रेरा एक्ट ही देगा ना, रेरा एक्ट पर चलते हैं हम। एक मिनट भाई, क्या होता है जब हम एक्ट पढ़ लेते हैं ना, दो चीजें और भी नजर आ जाती हैं उसमें। मेन बात ये है, उस क्वेश्चन के अलावा भी हम कुछ और भी देख सकते हैं उसमें। चलिए, ये आईबीसी पे गए, मैं तो अपनी साइट पे चला जाता हूँ, वहीं से मिल जाता है काफी मटेरियल। भाई इधर उधर कहाँ कहाँ जाते रहे हम। ये रियल एस्टेट एक्ट आ गया। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी पुनः करता हूँ, अभी करता हूँ। पुनः पुनः पुनः
ये आ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये नजर आ रही होगी आपको। अब हम इसे कंट्रोल एफ करके और स्ट्रक्चरल कर देते हैं इस पे। ये सैंक्शन प्लान में स्ट्रक्चरल आया, और कहाँ आया और देखते हैं। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स आएगा कहीं, ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर आ गया। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कहाँ लिखा है ये देख लेते हैं, लिखा कहाँ पर है। ये मिल गया हमारे को। ये हमारे को मिला सेक्शन नंबर 11 में। तो सेक्शन नंबर 11 में क्या कहता है ये कहता है द प्रमोटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑब्लिगेशंस। नजर आ रहा होगा फिर क्या, यस सर। है ना? हाँ हाँ आ रहा है सर। हाँ। प्रमोटर। The promoter shall be responsible for all obligations, responsibilities, and functions under the provisions of this act or rules as per the agreement for sale, provided that the responsibility of the promoter with respect to the structural defect or any other defect for such period as is referred to in subsection 3 of section 14 shall continue even after the conveyance deed of all the apartments. तो सेक्शन 14 में कहता है ये ये in case any structural defect or any other defect in workmanship, quality or provision of services is brought to the notice of the promoter within a period of 5 years by the allotee from the date of handing over possession. ठीक है? तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट अगर कोई ये बताता है तो उसकी ड्यूटी है प्रमोटर की टू रेक्टिफाई सच डिफेक्ट्स। ठीक है? विद इन 30 days and in the event of promoter's failure to rectify such defect within such time, the aggrieved allotee shall be entitled to receive appropriate compensation. ठीक है जी? तो 5 साल के अंदर अंदर इसको अगर यू कैन ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द प्रोमोटर और उसको डिफेक्ट रेक्टिफाई करना होगा विद इन 30 days। तो सेक्शन 14 सबसेक्शन 3। सर तो सर रेरा से रिलेटेड एक और पॉइंट आता है जो एग्जाम में मैंने देखा। हाँ हाँ। वो जो एग्रीमेंट के पहले जो 10% अमाउंट डेवलपर लेता है, हम्म। वो वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन नॉर्मली रेरा के टॉपिक से आते हैं। हाँ नहीं, रेरा में तो गैराज पे भी पूछता है बहुत बार। गैराज का तो बहुत कॉमन क्वेश्चन पहले होता था, पता नहीं कि आजकल पूछ रहा है नहीं पूछ रहा। हाँ, वो क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? एग्रीमेंट, हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय द अलॉटी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। वो 10% है उसका आंसर कुछ। ओके, तो मतलब इनिशियल मनी कितनी ले सकता है एकदम हाँ, से, इनिशियल मनी। है ना? यही हो गया ना? देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो रेरा एक्ट तो हमारे पास खुला हुआ, अभी देख लेते हैं। एक बार इंडेक्स से आइडिया लग जाएगा। सर 10 करके सर्च करेंगे तो मिल जाएगा इसमें, बेयर एक्ट में 10%। ये देख लेते हैं ना। रेगुलेशन सेक्शन 13 मिल रहा है, नो डिपॉजिट और एडवांस टू बी टेकन बाय प्रोमोटर विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट यस। फॉर सेल, है ना? तो सेक्शन 13 देख लेते हैं। ये ये क्या कहता है सेक्शन 13?
no deposit or advance to be taken by promoter without first entering into agreement for sale. A promoter shall not accept a sum more than 10% of the cost of the apartment, plot or building as the case may be as an advance payment or an application fees from a person without first entering into a written agreement for sale with such person and register the said agreement for sale under any law for the timing in force. ठीक है जी। तो 10% से ज्यादा आप नहीं ले सकते, इसका मतलब 10% तक ले सकते हैं। शेल नॉट एक्सेप्ट सम मोर देन 10% लिखा है। ठीक है जी। तो मतलब आप एडवांस फीस या एप्लीकेशन फीस के नाम पे 10% तक ले सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 13 हो गया ये। हाँ हेलो, यस सर, गुप्ता सर। हाँ, सर इसका स्ट्रक्चर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड इट विल बी 30 और 55 ईयर सर। 5 years है ना सेक्शन 14(3). ओके मतलब वो सर, ये 5 ईयर। कहता है आपने अपार्टमेंट ले लिया, अब ओके। उसमें आपके कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट नजर आया तो प्रोमोटर को आप हाँ, 5 साल के अंदर अंदर बता सकते हो और वो 30 दिन के अंदर उसको रेक्टिफाई कर रेक्टिफाई कर सकते हो। सकते, परफेक्ट सर। तो और ये स्ट्रक्चरल समय, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है 5 years। ओके सर। और डेवलपर कैन टेक मोर देन 10% ऑफ हाँ, तो एडवांस जो है ना, टोटल। एडवांस जो है नॉट मोर देन 10% विदाउट एग्रीमेंट फॉर सेल, ओके सर, ओके ओके ओके, नॉट ठीक है मोर सर। देन 10% 10% विदाउट एग्रीमेंट टू सेल। विदाउट एग्रीमेंट टू सेल, ओके सर। तो ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 13। ठीक है, चलिए यस सर। ये भी डाल दिया, यहीं पे डाल दिया हमने। हाँ 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 फाइनेंशियल हाँ। डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन देखो हमारे पास कौन कौन से डिसीजन होते हैं फाइनेंसिंग में। एक तो होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, है ना। हम्म। एक होते हैं फाइनेंसिंग ऑपरेट, डिसीजन। फाइनेंशियल ऑपरेटिंग और इन्वेस्टमेंट, हाँ, नहीं वो तो कैश कैश फ्लो फ्लो। में आते हैं ना। यस हमारे सर। जो डिसीजन होते हैं, एक तो होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक होते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या आ रहा है, डिविडेंड फाइनेंशियल डिसीजन, सेविंग डिविडेंड फाइनेंशियल डिसीजन, सेल्स। क्या क्वेश्चन क्या है अरुण सिंह जी, व्हाट इज दिस क्वेश्चन एक्चुअली। सर इसी तरीके का क्वेश्चन आया था कि चलो ऐसा है फाइनेंशियल ना, डिस। इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं, हम क्या करते हाँ हैं, हम हाँ। ना अपने कैपिटल मार्केट्स वाले पर जाते हैं। ठीक है, मैं हम्म कैपिटल मार्केट की आपको एक पीपीटी दिखाता हूँ। हम्म। क्वेश्चन आंसर वाली दिखाना सर। है, क्वेश्चन आंसर वाली हो तो डायरेक्ट पढ़ना नहीं है, सीधा क्वेश्चन आंसर कर देते अरे ऐसा है, पहले हलवा बनाना सीख लो, समझ रहे हो। हैं। ऐसा नहीं है कि वो सीधा आप सोचो हलवा खिला दो आपको ना। सीधा डायरेक्टली जंप इनटू अ क्वेश्चन रादर वन टू वन लाइन रीडिंग। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, उससे ना हमको समझ नहीं आएगा बात, बात को समझो। ओके सर। ये फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला ना मेरे पास पीपीटी होगा ये देखो फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं देखता हूँ एक बार, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इससे फायदा पता क्या है, मेरे पास भी मटेरियल जगह जगह पड़ा हुआ है ना, तो मैं ये ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, उससे ये भी मेरे लिए भी सुविधा रहती है। समझ रहे हो आप, ये नजर यस आ सर। रही होगी आपको पीपीटी, हाँ। यस सर। है ना। तो ये जो है,
इसे छोड़ो, ये है ना, ये आपको शेयर कर देता हूँ। ये Yes, sir. We will directly read. ये जो है ना, ये बड़ी काम की चीज है। Yes, read it with one to one. वो ट्रिपल आईपी में लेक्चर लेता हूँ ना, तो Okay. वहां पर भी कई बार ये चीजें डिस्कस होती हैं। इसमें एक तो Oh. जनरल अवेयरनेस की पीपीटी है, ये भी देख लेना आप। Hmm. ये क्या है? फाइल, जनरल अवेयरनेस और एक फाइनेंशियल अवेयरनेस, दो हैं इसमें। हम्म। ये दोनों मैंने शेयर कर दी, जनरल अवेयरनेस भी और फाइनेंशियल अवेयरनेस। अब आपका वो रह गया डिसीजन वाला क्वेश्चन, है ना। Hmm. तो अब ये है कि भाई, फाइनेंसिंग डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये ये कहता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन कौन कौन से हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या है कि आपको भाई डेट कितना रखना है, इक्विटी कितनी रखनी, ये फाइनेंसिंग डिसीजन है ना। भाई आपने शेयर इशू करने हैं, डिबेंचर इशू करने हैं, ये कौन सा डिसीजन है? ये Yes. फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है। इशूइंग स्टॉक्स, बॉन्ड्स। और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या है? इन्वेस्टमेंट में आपने कौन से एसेट खरीदने हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, क्या करना है। तो एग्जांपल्स इंक्लूड इन्वेस्टिंग इन न्यू इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, आरडी और एंटरिंग न्यू मार्केट्स। तो ये हमारा हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये मैं शेयर करता हूँ। ये ठीक है जी। तो डेट इक्विटी कितनी देनी है, डिविडेंड देने या नहीं देने, डेट इक्विटी कब सेल करनी है, ये हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन है। ठीक है। तो अगर वो पूछता है कि भाई डिविडेंड आपने देना है कि नहीं देना, ये कौन सा डिसीजन है, ये फाइनेंसिंग डिसीजन है या इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, तो ये फाइनेंसिंग का डिसीजन है। ठीक है। तो कैपिटल से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है। Hmm. तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, इसको ऐसे ही शेयर कर देता हूँ यहीं से। ठीक है जी। चलिए, अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ थे हम, है ना। तो डिविडेंड जो डिसीजन है ये हमारा फाइनेंसिंग का डिसीजन। सर इसमें ए ही आएगा क्योंकि बी में सेल्स है, तो सेल्स डज नॉट फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हम्म सेविंग, फाइनेंशियल डिसीजन एंड डिविडेंड। हम्म। अब ऑप्शंस पता नहीं करेक्टली हैं या नहीं, बट बेसिकली
है क्या कि फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने फाइनेंस लेना कैसे और देना कैसे है, बेसिक बात ये है। फाइनेंसिंग, ये सारा फाइनेंसिंग का डिसीजन है। सर चलिए। उन्होंने ऑप्शंस में जगल किया हुआ था, मतलब यही जो ये डिविडेंड, फाइनेंशियल डिसीजन, सेविंग, सेल्स और एक दो कॉन्सेप्ट और डाल के उन्होंने चार ऑप्शन को जगल किया था। हम्म 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 हम्म। देखो, अगर आपसे पूछता है डिविडेंड क्या है, डिविडेंड फाइनेंसिंग डिसीजन है। हम्म। अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट। हिंडाल्को केस लॉ, ये क्या है हिंडाल्को केस लॉ? सर हिंडाल्को में वो उन्होंने सीआरपी स्टेज मैनेज की थी, तो उसके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इन हम्म। विच केस लॉ द सीआरपी वाज मैनेज्ड। ओके। हाँ, हम्म। तो वो उतना मुझे याद नहीं था, तो वो मुझे हिंडाल्को केस लॉ वो याद था, तो इसलिए मैंने वैसे डाला है। हाँ हाँ, समझ गया। हम्म। तो हिंडाल्को वाला केस देख लें एक बारी। हाँ सर। यस सर, यस 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 सर। अब यार नरेंद्र जी तो बोल रहे हैं भाई आज भी पूरा कोर्स करवा दो। अरे सर अभी तो मतलब पूरा बाजू पे रखे बैठे हैं सर, अभी तो पढ़ना ही है सर अभी तो। और सर मैंने वो भी शेयर किया है सर, क्या? अपीयर ऑन 12, जस्ट जस्ट पेइंग फीस, हम्म, एग्जामिनेशन फीस। ये हिंडाल्को, ठीक है। तो हिंडाल्को अगर हम करें, तो हिंडाल्को वाला हमारा केस नजर आ गया हमारे को। ये ये केस लॉ है हमारा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। ये एक बार केस लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, ये नजर आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं। यस सर, यस आ रहा है सर, आ रहा है सर। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस हीराकुड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसमें हुआ क्या था बेसिकली? ये हिंडाल्को तो आपको पता है कि गवर्नमेंट की कंपनी थी, बेसिकली हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, है ना। हाँ। तो अब इसमें हुआ क्या था कि ना, ये क्या किया था कि ये नंदाकिनी कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने लोन दिया था किसको? हीराकुड इंडस्ट्रियल वर्क्स को, ठीक है। और ड्यू टू नॉन पेमेंट नंदाकिनी फाइल्ड सेक्शन 7 एप्लीकेशन, ठीक है। एनसीएलटी कटक बेंच एडमिटेड सेक्शन 7 एप्लीकेशन और सीआईआरपी स्टार्ट हो गई। और रेजोल्यूशन प्लान दिया किसने? रीगस इम्पैक्ट्स ने। और ये अप्रूव भी हो गया, ठीक है। लेकिन जो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज थी और हिंडाल्को इंडस्ट्रियल वर्कर्स यूनियन, इन्होंने एनसीएलटी के डिसीजन के अगेंस्ट में एनसीएलटी में अपील की, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई ये तो जो लोन अमाउंट है वो ही गलत है, फिर जो सीओसी कॉन्स्टिट्यूट की वो भी गलत है, और आपने क्या किया है, रिलेटेड पार्टीज को इंक्लूड किया है इसके अंदर, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि वेदर द लोन क्लेम्ड, इश्यूज क्या इन्वॉल्व थे इसमें, whether the loan claimed by Nandakini Contractors Private Limited qualifies as financial debt under IBC, appropriate for initiating CIRP. Second, admission of Section 7 application. ये जो है whether it was in accordance with the legal requirements और constitution of COC के ऊपर, ठीक है। ये this case pertains to CIRP of Hirakud Industrial Works Limited, which see a successful closure with the approval of the resolution plan of the successful bidder Regus Impacts by Katak Bench, ठीक है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि जो हीराकुड इंडस्ट्रियल वर्क्स है, इट वाज ओन्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने क्या किया, डाइवेस्टमेंट किया अपना, और 100% ऑफ इट शेयर होल्डिंग वाज ऑफर्ड टू 3 कंपनीज। 3 कंपनी बनी उसमें, वर्षा फैब्रिक्स, मुद्रिका कमर्शियल और इंडिया फाइनेंस, ठीक है। देयर आफ्टर ऑन द डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ ओडिशा ए ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट शुड बी एंटर्ड इनटू बिटवीन HIW वर्कर्स यूनियन, क्योंकि वर्कर्स के कुछ ड्यूज पेएबल थे, ठीक है, IDCOL एंड द 3 कंपनीज टू इंश्योर disbursement of pending dues to workmen. In 2007, HIWL shut its factory at Hirakud and in the same year, the 3 companies, इन्होंने कंपनियों ने क्या किया, अपनी शेयर होल्डिंग एक कंपनी को बेच दी, इंडो वैगन लिमिटेड को, ठीक है। लेकिन वर्कमैन के ड्यूज नहीं दिए अभी भी। तो अब वर्कर्स चले गए हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने कहा लेबर कमिश्नर को टू सेल एसेट्स ऑफ द कंपनी टू रिकवर द वर्कर ड्यूज, ठीक है। उसके बाद में ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट द संबलपुर लेबर कोर्ट डिटरमिन्ड द कंपनसेशन पेबल एट 45.66 करोड़ एंड ऑर्डर HIWL टू पे द वर्कर्स ड्यूज विद इन 3 मंथ्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आप संबलपुर लेबर कोर्ट को कि भाई यू डिटरमिन द कंपनसेशन एंड, और ये उनको कहा भाई आप 3 महीने के अंदर ये ड्यूज इनके पेमेंट कर दो।
लेकिन वो 3 कंपनी जो बनाई थी, दे फेल्ड टू मेक द नेसेसरी पेमेंट. Thereafter, the Odisha High Court ordered re-auctioning of assets of the company for payment of worker dues. Hindalco Industries was the lone bidder in the auction. However, just one day after the High Court of Odisha passed order, ठीक है, तो क्या हुआ, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर था. कौन था? नंदाकिनी कॉन्ट्रैक्टर्स. इन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी अंडर सेक्शन 7. ठीक है. द फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड द कॉर्पोरेट डेटर मेड ए जॉइंट रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट हियरिंग of section 7 application on 3rd June and it was heard on 4th June. आपको देखो सीक्वेंस ऑफ इवेंट से पता चलेगा सब लोग मिले हुए हैं आपस में. ठीक है. 3rd जून को आप रिक्वेस्ट दे रहे हो और 4 जून को हियरिंग हो जाएगी. ठीक है. और ऑर्डर भी पास हो गया एडमिटिंग द एप्लीकेशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम. सून मॉरेटोरियम वाज इम्पोज्ड. मॉरेटोरियम का पर्पस क्या था? कि भाई वर्कर के ड्यूज ना देने पड़ेंगे, है ना. And Anand Rao Kurada was appointed as IRP, who was later retained as RP. Now, once the moratorium was imposed, Hindalco Industries sought the copy of the detailed expression of interest. However, the resolution professional rejected the request of Hindalco Industries. And while Hindalco was seeking legal recourse against rejection by RP to share details of the expression of interest, the resolution professional filed application under section 31 for approval. ठीक है. And submitted by the successful resolution applicant Regus Impact, and such approval was granted by the adjudicating authority. फटाफट हो गया काम, तुरंत तुरंत. ठीक है. अब चलिए, the resolution professional could not even produce sufficient proof of a financial transaction. भाई जिस बेसिस पे आपने सेक्शन 7 एप्लीकेशन एडमिट की है उसका भी कोई प्रूफ नहीं दे पाया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बिटवीन द फाइनेंशियल क्रेडिटर नंदाकिनी कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कॉर्पोरेट डेटर. दोनों ही मिले हुए थे. तो दैट इज द टाइम व्हेन हिंडाल्को गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मेंबर्स ऑफ द सीओसी. अब हिंडाल्को ने क्या किया? मेंबर्स ऑफ सीओसी की इंफॉर्मेशन निकाली. कहां से? पब्लिश्ड अकाउंट से. एंड फाउंड दैट मेनी ऑफ देम वर रिलेटेड पार्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर Hirakud Industrial Works Limited and therefore were ineligible to be part of the COC. And while Hindalco and the workers union sought intervention from the NCLT, it heard the application for approval of the resolution plan submitted by Regus Impact and approved it by order dated 22nd December. NCLT ने approve कर दिया. ठीक है. लेकिन हिंडाल्को चली गई एनक्लैट में and sought its intervention in the matter. It questioned the allegedly default payment by HIWAT on the financial loan of Landakini contractors. It also questioned the legal sanctity of the process through which the CIRP was initiated. It also claimed that the financial creditors, including the one which initiated the CIRP and the successful resolution applicants, are all linked to the corporate debtor. जो successful resolution applicant है वो भी CD से related है. ठीक है. And therefore tried to establish that the whole CIRP process was stage managed and fraudulently done. The NCLAT concurred with all the allegations of Hindalco. NCLAT ने माना कि ये सारे allegations correct हैं. NCLAT ने क्या कहा? NCLAT in the appellate tribunal in its order said that it is convinced that Section 7 application was submitted by Nandakini contractors fraudulently in collusion with the CD. ठीक है. And such an admission order was given by the adjudicating authority without proper and adequate scrutiny of the contents of Section 7 application. ठीक है. It also accepted that the companies belonging to the same group of companies were acting in concert to initiate and perpetrate the fraudulent CIRP. So it was convinced that senior counsels for Hindalco and HIW Workers Union have on the basis of documents that are in public domain. अब उन्होंने रिलेटेड पार्टी निकाला कहां से? वो जो भी डॉक्यूमेंट एमसी की वेबसाइट पर थे, शेयर होल्डिंग दी रहती है कंपनीज की, उन्होंने पूरा चार्ट बनाया, लंबा चौड़ा डिटेल्ड चार्ट, और ये बता दिया कि सारे लोग जो है आपस में कनेक्टेड है. ठीक है. रिगार्डिंग द शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑफ द स्टेक होल्डर कंपनीज, their registered addresses and email IDs explain the intricate web of interconnections between Adishwar Nivesh Private Limited, the holding company of the corporate debtor, the members of the COC, and the successful resolution applicant Regus Impact. ठीक है. तो these interconnections and cross investments have not been disputed by either the corporate debtor or the successful resolution applicant. इन्होंने पूरा चार्ट दिया था उसमें, ये देखो कितनी कितनी किस किस में है, ये सारी कहानी इसमें दे रखी है. ठीक है. तो एनसीएलटी ने कहा कि भैया वो ऑर्डर रिवर्स कर दिया.
ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर भी इसमें दे रखा है। तो वो आप देख लोगे तो मिल भी जाएगा इसको। ठीक है, ये कहानी थी इसमें। चलो जी, ये भी हो गया। अब आगे चलें। स्विस रिबन्स कौन सी किसको चैलेंज करता था ये? 29 है, हाँ? हम्म In which case law it was decided that provisions of IBC shall not apply from prospective date. सर इसमें मैंने एक ऑप्शन नहीं डाला, यूनि वैल्यू वाला। वो यूनि वैल्यू वाला राइट आंसर है। हम्म। यूनिवैल्यू प्रोजेक्ट्स। हाँ, यूनि वैल्यू प्रोजेक्ट्स। हम्म। भाई एक बार यूनिवैल्यू प्रोजेक्ट्स वाला भी डिस्कस कर लेते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है जी। ये यूनिवैल्यू प्रोजेक्ट्स नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर। तो अब इसमें हुआ क्या था? द केस ऑफ यूनिवैल्यू प्रोजेक्ट्स addresses the legality of a directive issued by NCLT कि भाई the financial creditors must submit a record of default from an information utility as a prerequisite. सर पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो हाँ, पॉइंट नंबर 3 बोलता है कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो है इट्स इनवैलिड। तो एनसीएलटीज अटेम्प्ट टू अप्लाई द डायरेक्टिव retrospectively to pending cases was invalidated. The court held that subordinate legislation cannot have a retrospective effect unless expressly authorized by the parent statute. बेसिकली क्या है कि जब आप डिफॉल्ट देते हो तो डिफॉल्ट के साथ में वो ये है कि भाई आपको क्या लगाना है ना? तो उस केस में क्या है, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट विद इंफॉर्मेशन यूटिलिटी लगा सकते हो या और भी चीजें लगा सकते हो, है ना? तो बेसिकली क्या कोर्ट ने कहा कि भाई और यूज किया गया, द यूज ऑफ और इंडिकेट्स दैट सबमिटिंग ए रिकॉर्ड फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इज नॉट द सोल मेथड टू प्रूव डिफॉल्ट। चलिए 4 बजे तक करेंगे हैं, 4 बजे तक करके फिर बाकी बाद में करेंगे। चलिए अब आ गया आपका इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या ओरल हो सकता है? नो। क्यों, ओरल भी हो सकती है, मर्जी है। कोई जरूरी है कि रिटर्न एग्रीमेंट हो? कोई जरूरी नहीं। हाँ मतलब इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट रादर बी नहीं, ओरल और मोर अप्रोप्रिएट नहीं तो अब आंसर देखो, आपके पास 3 ऑप्शन दी तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी आपकी? बी सर बी बी फॉर है, बी हाँ, करेक्ट है। है ना? तो बी इज करेक्ट आंसर। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक बार एक्ट पर भी चलते हैं। एक्चुअली अरुण जी मैंने सोचा मैं अलग से देखो आंसर लिखूंगा ना बैठ के, मुझसे नहीं लिखे जाएंगे। आप देखो जब कुछ सामने भी लोग बैठे हो ना फिर मजा आता है, नहीं? अब सही है अकेले बैठ के मैं क्या लिखूंगा, वो पॉसिबल होता नहीं एक्चुअली। सर। करना हो तो कर सकते हैं सर, हम आगे 4 से आगे। नहीं वो ठीक है, बट पता क्या है यार, मैं कब से बैठा हूँ, 12 बजे से। हाँ सर। तो मेरे ऊपर भी कुछ रहम करो यार।
सॉरी सर, हाँ सर, हाँ सर। ओरल, देखो ओरल क्या होता है, ओरल वर्ड कहाँ कहाँ यूज किया गया। ओरल यहां से तो नहीं मिलेगा आपको आंसर, इसमें रिटर्न देखो। होल्डिंग आउट, तो बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई आपका कोई रिटर्न नहीं होना जरूरी है, तो इट कैन बी ओरल ऑल्सो। एक मिनट, सर मैं ये जी सेकर वाली बुक में देख रहा हूँ, उन्होंने एग्रीमेंट को डिफाइन किया है इधर। इट स्टेट दैट पार्टनरशिप ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज। एग्रीमेंट में बी एक्सप्रेस, रिटन और ओरल और एम्प्लाइड। हम्म। सर जो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप है वो टॉपिक में ये लिखा हुआ है। तो अगर हम शुरू में भी देखें तो यहां पर भी ये कहता है, सेक्शन अभी मैं देख रहा था, सेक्शन 6 था मेरे ख्याल। ये द रिलेशन arises from contract and not from status, mode of determining the existence of partnership, तो regard shall be had to the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together। तो वो कह रहा है कि चाहे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ही हो, कोई जरूरी नहीं कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट से ही पार्टनरशिप हो जाएगी आपकी। तो यू हैव टू सी दी रियल सर्कमस्टांसेस। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है, ए सेंड्स वेडिंग कार्ड टू बी एंड बी एक्सेप्ट्स इट, दिस इज एग्रीमेंट बट नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज, हाँ जी, ये बेसिकली इट इज द नेचर ऑफ ए सोशल एग्रीमेंट, यस। है ना। तो देयर इज नो लीगल लीगल। हाँ, देयर इज नो लीगल बाइंडिंग, मतलब बेसिकली द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज नॉट टू क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप, यस है ना। तो इसमें जो है इट इज इन द नेचर ऑफ ए सोशल एग्रीमेंट। सर, शायद डी बी ऑप्शन है इसमें, ऊपर करेंगे तो। हाँ, जनरल लीगल अंडरस्टैंडिंग। ये भी नहीं होगा, हमारा ये क्या होगा, बेसिकली इट इज इन द नेचर ऑफ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बेसिकली अपने को क्या देखना है कि भाई हमें समझ लेना है कि वो ऑप्शन, तो वहां देखो कई बार क्या होता है हमें याद भी नहीं रह सकती ना कि वहां एग्जैक्टली क्या पूछा था। तो बेसिकली बात यह है कि अगर भाई आप अपनी वाइफ को कहते हो डिनर पर ले जाएंगे, नहीं ले जाते, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ना ये। पेनल्टी अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इन विच अकाउंट, बी जो होना सिक्योरिटीज चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पेनल्टीज है वो कौन से अकाउंट में क्रेडिट करनी है।
B, Consolidated Fund of India. तो अब ये जो है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मिल जाएगा आपको। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बस ये लास्ट देखते हैं। सर मुझे 2-3 पॉइंट डिस्कस करने थे, तो एक वो मिनट, अब भी अभी कर करते सकते हैं? अभी करते हैं भाई, ये लास्ट पॉइंट करके ना उसके बाद ठीक डिस्कस है। करते हाँ। हैं। ये हम SCRA एक्ट देख लेते हैं पहले। ठीक है जी। ये हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया। ठीक है जी। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके हम कंट्रोल F कर देते हैं पहले। The screen is not visible, sir. Please, sir. एक मिनट, अभी कर। Hmm. ये आपका सेक्शन नंबर 23 ऑनवर्ड्स आता है, पेनल्टीज का सेक्शन। Okay, sir. Okay, sir. इसमें मैंने ना एक चार्ट भी शेयर किया हुआ था, एक चार्ट भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये तो मैंने साइट से निकाला है, अपनी साइट से ही। तो Hmm. पेनल्टीज इसमें सेक्शन 23 ऑनवर्ड्स है। Hmm. तो अब इसमें लास्ट में कहीं लिखा होगा भाई ये पेनल्टीज जाएंगे कहाँ। ये सारी पेनल्टीज हैं आपकी। हम्म। Consolidated fund. Sir, कौन सा consolidated? Control fund consolidated. हम्म। ये सेक्शन 23 के, crediting sum realized by way of penalties to Consolidated Fund of India. All sums realized by way of penalties under this act shall be credited to the Consolidated Fund of India. 23 के, तो हम इसके Okay, sir. आंसर में लिख देंगे सेक्शन नंबर 23 के। भाई चाहे हमारे को सेक्शन मालूम भी हो, फिर भी हमें उस कम से कम उस सेक्शन तक पहुंच जाना चाहिए। Hmm. तो सेक्शन 23 के ऑफ SCRA। ठीक है जी। तो चलिए आज यही इस सत्संग को समाप्त करते हैं। तो अब आप पूछिए अरुण जी, क्या क्वेश्चन है आपके? सर पूछना ये था, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हाँ ठीक है। और इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, हाँ ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट को कैसे लिंक किया जा सकता है? मैं बता देता हूं आपको। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले हमें सेक्शन 25(2)H पढ़ना होगा। हम्म। सेक्शन 25(2)H क्या बोलता है? सेक्शन 25(2)H बोलता है कि द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल डिसाइड द क्राइटेरिया। हम्म। देखो किस पार्टीज को बुलाना होगा, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन होगा, हर कंपनी का अलग अलग साइज है ना, हर एक की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 25(2)H पढ़ते हैं। हम्म। सेक्शन 25(2)H अगर हम पढ़ें हम्म। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। हम्म। सेक्शन 25(2)H बोलता है ये, invite prospective resolution applicants who हम्म। fulfill such criteria as may be laid down by him with the approval of COC, having regard to the complexity and scale of operations of the business of the CD and such other conditions as may be specified by the board to submit a resolution plan or plans। तो सबसे पहले तो पावर किसकी है? आरपी की पावर नहीं है टू डिसाइड द क्राइटेरिया। पावर किसकी है? COC की। ये हमने पढ़ लिया 25(2)H में। अब हमने क्या किया? सबसे पहले इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, फॉर्म जी इशू कर दिया, हम्म। है ना। अब रह गया इवेल्यूशन मैट्रिक्स। इवेल्यूशन मैट्रिक्स का IBBI की वेबसाइट पे भी उन्होंने एक
वो मॉडल दे रखा है हम्म इवोल्यूशन मैट्रिक्स का। तो इवोल्यूशन मैट्रिक्स होता क्या है बेसिकली? इवोल्यूशन मैट्रिक्स होता है कि उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हम्म क्योंकि देखो हर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अलग अलग तरह से प्लान देगा। एक हम्म कहेगा भाई देखो ऐसा है कि मैं 2 साल में कंपनी को रिवाइव कर दूंगा। दूसरा बोलेगा मैं 3 साल में रिवाइव कर दूंगा। एक बोलेगा मैं 100 करोड़ लाऊंगा, दूसरा बोलेगा 200 करोड़ लाऊंगा। एक बोलेगा भाई मैं जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो अब ये सारी चीजें कॉमन प्लेटफॉर्म पे कैसे लाई जाए? हम्म क्योंकि हमें तो एक कॉमन स्कोर निकालना है। हम्म भाई जो वोटिंग होती है, अब हम्म जो सीओसी के मेंबर होते हैं वो इतनी कहानियां नहीं समझते। हम्म आरपी समझता है इस सब बातों को। तो आरपी क्या करेगा? सीओसी ने क्राइटेरिया बना दिया। भाई उसमें अलग अलग पैरामीटर्स दे दिए, कुछ क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी इवोल्यूशन मैट्रिक्स में, कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दे दी। क्वांटिटेटिव मतलब कि भाई फंडिंग कितनी ला रहे हो, आपका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कितना है, हेयर कट कितना है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक मतलब पहले आपका कोई एक्सपीरियंस है क्या, पहले कोई आपने रेजोल्यूशन प्लान दिया है क्या, हम्म। इस तरह से। तो उस बेसिस पर एक स्कोर असाइन हो जाएगा हर रेजोल्यूशन प्लान को 100 में से। सर पूछना ये था, ये इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ आता है या उसके बाद आएगा? नहीं नहीं नहीं, बाद में आएगा। देखिए अच्छा। ये आप ऐसे समझिए, आपने रिश्ता करना है बच्चे का। तो सबसे पहले जब आप पेपर में ऐड देते हो तो उसमें तो ये नहीं बता देते ना भाई ये इस कंपनी में काम करता है, ये करता है। आप क्या कहते हो, उसको ब्रीफ पर्टिकुलर्स देते हो। हम्म जो इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसमें ब्रीफ पर्टिकुलर्स है। उसमें क्या कह देता है कि भाई आप डिटेल्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाउनलोड कर लो। हम्म वो एक साइड का दे देगा। डिटेल्ड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर भी ये नहीं दिया जाएगा इवेल्यूशन मैट्रिक्स। हम्म आप क्या है, आप अब आपने डिटेल्ड इनविटेशन पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, उन्होंने सबमिट कर दिया अपना। हम्म अब जब उन्होंने सबमिट कर दिया तो क्राइटेरिया सीओसी ने फिक्स कर रखा है। हम्म अब उसके बेसिस पर आपने प्रोविजनल लिस्ट बना ली। उस हम्म प्रोविजनल लिस्ट को आपने ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इवेल्युएशन मैट्रिक्स देना है। ओके ओके सर। और सर दूसरा एस्पेक्ट था, कल जो आपने क्वेश्चंस भेजे ना, हाँ। उसमें लिखा हुआ था प्री पैकेज में बेस रेजोल्यूशन प्लान पे भी परफॉर्मेंस गारंटी देने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं देखिए ऐसा है, एक तो ये है कि जो सबसे पहले जब एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए जाती है प्री पैक में, हम्म उस टाइम इसको एक बेस रेजोल्यूशन प्लान देना हम्म है ना। तो उस कॉर्पोरेट टाइम डेटा को। परफॉर्मेंस गारंटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है। परफॉर्मेंस गारंटी देनी कब है? वो एक आरपी बोल देता है उसको कि भाई अगर तुम्हारा प्लान अप्रूव हो गया तो विद इन अ हम्म, पर्टिकुलर पीरियड यू विल फर्निश द गारंटी। ठीक है। उसका उसका आइडिया क्या रहता है कि वो जो प्रॉमिस कर रहा है वो हम्म, उसको फुलफिल करेगा, वरना तो प्रॉमिस तो बेस कर दिया। रेजोल्यूशन प्लान के साथ परफॉर्मेंस गारंटी की जरूरत नहीं रहती। नहीं 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 बट नहीं इफ अगर बाहर वाला कोई सबमिट कर रहा है तो उसके सब उसके पास से परफॉर्मेंस गारंटी ली जाएगी। ली जाएगी। उसमें भी लिखा रहता है, ये मैं आपको हाँ पढ़वा देता हूँ, मैं सीआईआरपी हाँ में पढ़वा देता हूँ आपको एक ही हाँ। बात। हम्म देखो अगर आप सीआईआरपी में पढ़ो, बल्कि सेक्शन में ही मिल जाएगा मेरे ख्याल से, तो सेक्शन 30 में देख लेते हैं, हाँ। फिर हम रेगुलेशन पर चलते हैं। सर रेगुलेशन ही मिलेगा वो चीज। हम्म। हाँ तो सीआईआरपी सर। रेगुलेशंस में आपको मिल जाएगा ये। हाँ हम्म। अब इसमें भी थोड़ा चेंज आ गया। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये जो परफॉर्मेंस गारंटी वाली जैसे कई बार क्या होता है कि जो मान लीजिए जो आपकी आपने कोई एसोसिएशन बना रखी है ओनर्स की, फ्लैट ओनर्स की, उसके लिए इसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं। अच्छा। ये परफॉर्मेंस गारंटी से रिलेटेड इसमें रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ठीक है सर। तो यही है। और बताइए। सर यही दो थे अभी तो कॉन्सेप्ट। और
चलो काफी डिस्कशन हो गया, बढ़िया हो ठीक है गया। सर, ठीक है सर। ओके जी, सर तो आई शेयर द सर रिकॉर्डिंग ऑल्सो। सर ये ओके सर, अर्निंग सर ये वर्ड फाइल भी शेयर कर दीजिएगा ना।